देखिए, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना बेसिकली कुछ उन छोटे फार्मर्स के लिए फैसिलिटी है कि जिनको कि एक 60 साल के बाद नीड होती है। देखिए, आज किसान है, एक ये फिजिकल वर्क होता है बहुत ज्यादा। किसान अपने खेतों में काम करता है, उसकी एक टाइम होता है काम करने का। जब वो 60 साल की एज के पास आता है तो उसके शरीर में वो जान नहीं रहती। वो नहीं चाहता कि अब मेरी एक मंथली इनकम कहां से आए। तो उसके लिए एक हमारे यहाँ इंडिया में एक स्कीम लॉन्च की गई है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति अपना एक क्राइटेरिया है कंट्रीब्यूशन का, कंट्रीब्यूशन देता है और 60 साल के बाद में उसको एक मंथली पेंशन आती है टिल द डेथ ऑफ दैट पर्सन। और अगर उसके डेथ हो भी जाती है तो उसके नॉमिनी को बेसिकली वो अमाउंट मिलती है। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, एक स्कीम है गवर्नमेंट की जो सारे छोटे किसान भाइयों के लिए है। तो आपने कहा ये सभी छोटे किसान भाइयों के लिए है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, वो कौन से किसान है जो इस योजना का लाभ ले सकते हैं? सारे किसान भाई जिनकी 2 हेक्टेयर से कम की भूमि है। दूसरा, जिन किसान भाइयों की जो एज है वो 18 साल से 40 साल तक के बीच है, वो इस स्कीम के अंदर अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। हाँ, इसकी कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस भी हैं, लेकिन क्राइटेरिया यही है कि 18 से 40 वर्ष की आयु हो और 2 हेक्टेयर से कम की भूमि हो। वो किसान अपना मंथली कंट्रीब्यूशन इसमें दे सकते हैं और उसके बाद 60 साल के बाद उनको एक मंथली पेंशन आनी स्टार्ट हो जाती है। मिनिमम क्या कंट्रीब्यूशन किसानों का रहता है? देखिए, इसमें जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन होता है वो 55 रुपए पर मंथ होता है या 660 रुपए ईयरली। अगर वो 18 साल में एंट्री करता है और सपोज करिए वो 40 साल में एंट्री करता है तो उसका 200 रुपए पर मंथ होता है या फिर 2400 रुपए ईयरली। वो आपकी एज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस एज में आकर एंट्री करते हैं इस पेंशन स्कीम के अंदर। वो हो सकता है अगर आपने 20 साल में एज में अगर आपने एंट्री करी तो 55 रुपए से बढ़ के वो 60 रुपए या 65 रुपए हो सकती है। आपने 39 साल में एंट्री करी तो हो सकता है वो 180 रुपए पर मंथ हो सकती है। जैसे ही आप उस फॉर्म को फिल करेंगे, जैसे ही आप इस स्कीम में जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देता है कि आपका मंथली पेंशन कितनी जाएगी, मंथली जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो कितना जाएगा। तो आप फटाफट हमारे व्यूअर्स को इसमें एंटर करने की एज भी हमें बता दीजिए, क्या एज रहेगी? इसकी जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है। 18 ईयर्स के बाद ही आप इसके अंदर एनरोल करा सकते हैं अपने आप को, 18 ईयर्स से पहले नहीं करा सकते। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो कब तक, किस उम्र तक किया जा सकता है? अगर आपने 18 वर्ष में इस योजना को स्टार्ट किया है तो 60 साल तक आपको इसका कंट्रीब्यूशन देना है। आपने 40 साल में किया है तो भी आपको 60 साल तक देना है। आप 18 साल में देंगे तो आपको 55 रुपए देने, आप 40 साल से स्टार्ट करेंगे तो आपको 200 रुपए पर मंथ देने आपको 60 साल तक की एज तक ही है, उसके बाद नहीं देने होते। उसके बाद आपको पेंशन आनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ आपसे अमित जी ये भी जानना चाहेंगे कि भगवान न करे, लेकिन आपने बताया है कि 60 साल तक आप पैसा भरेंगे और उसके बाद फिर इसका फायदा मिलता है, और अगर ऐसे में कुछ ऐसे मृत्यु हो जाए व्यक्ति की, योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी की, तो उस कंडीशन में क्या होता है उस पैसे का? अब मैं इसको 2 सेगमेंट में डिवाइड करता हूँ। हो सकता है मृत्यु हो जाए 60 साल से पहले ही, यह मृत्यु हो जाए 60 साल के बाद। अब अगर 60 साल से पहले ही सपोज करिए मृत्यु उसकी व्यक्ति की हो जाती है तो उस केस में जो उसका नॉमिनी है, नॉमिनी जो उसने फॉर्म भरते टाइम जो नॉमिनी का नाम दिया होगा, नॉमिनी उस स्कीम को कंटिन्यू कर सकता है। अब उस केस में भी जो नॉमिनी है, अगर नॉमिनी भी नहीं रहता तो जो अमाउंट होता है वो सोशल वेलफेयर जितनी भी स्कीम्स वगैरह हैं वो वहां ट्रांसफर हो जाते हैं। और अगर 60 साल के बाद मृत्यु होती है तो जो उसकी स्पाउस होती है या उसका नॉमिनी जो होता है उसको 50% जितनी भी पेंशन आती है उसका 50% उसकी डेथ तक उसको भी मिलता है। अगर कोई अपना नॉमिनी किसी और को बना के जाता है और पीछे उनकी धर्मपत्नी या पति रह जाते हैं, तो उस कंडीशन में नॉमिनी को जाता है ये पैसा या फिर स्पाउस को भी जाएगा? देखिए, अगर उसने नॉमिनी का नाम स्पेसिफिकली उस स्कीम में मेंशन किया है तो नॉमिनी को ही जाएगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म वो पूरा साउंड माइंड था और उसने साउंड माइंड के हिसाब से अपना फॉर्म फिल किया और उसने अगर कहा है कि मेरा नॉमिनी को जाना है तो नॉमिनी को ही जाएगा। वो मे बी उसकी स्पाउस हो सकती है, उसका कोई बेटा या बेटी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं है लेकिन उन्होंने एनपीएस जैसी किसी और योजना में इन्वेस्ट किया हुआ है, पेंशन योजना में, तो क्या तब भी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है? लेकिन अगर आपने बोला कि जैसे 2 हेक्टेयर की कृषि भूमि है और वो किसी और योजना जैसे एनपीएस है उस स्कीम में भी ऑलरेडी एनरोल है तो यस, इस स्कीम में फिर वो नहीं एलिजिबल है। इस स्कीम में अगर आपने कोई ईएसआई स्कीम है, कोई ईपीएफ स्कीम है, कोई स्टेट की या सेंट्रल की कोई पेंशन स्कीम में ऑलरेडी आप एनरोल्ड हो तो आप इस स्कीम में नहीं आ सकते। तो हम चाहेंगे कि आप इसका ऑनलाइन प्रोसेस हमारे किसानों को बता दें जिससे कि वो घर बैठे ही इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें।
इसके लिए सबसे पहले आपको अपने किसान भाइयों को मैं बता देता हूं कि जो सीएससी है आपका, नियर बाई सीएससी होता है, सर्विस स्टेशन, सर्विस सेंटर होते हैं बेसिकली, वहां पर एक आपके पास विलेज लेवल एंटरप्रेनर होता है जो उस सीएससी को ऑपरेट करता है। आपको उसके पास जाना है अपना आधार कार्ड लेकर, अपना बैंक की डिटेल लेकर, जिसमें आपकी पासबुक होगी, आपका आईएफएससी कोड होगा, आपका अकाउंट नंबर होगा, आपको सारी डिटेल लेकर अपने वीएलई के पास जाना है। वीएलई क्या करेगा, सबसे पहले आपका आधार की वेरीफाई करेगा, आधार को ऑथेंटिकेट करेगा। आधार ऑथेंटिकेट करने के बाद वो आपको एक फॉर्म देगा जिसके अंदर आपको हर महीने का जो ऑटोमेटिकली डेबिट होगा आपके अकाउंट से, वो एक फॉर्म आपको साइन करना होगा। और जो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन है वो आप कैश में अपने वीएलई को दे सकते हैं। जैसे ये सारे डॉक्यूमेंट उसको देंगे और वो आपको ऑथेंटिकेट कर देगा, इसके बाद आपका एक किसान पेंशन अकाउंट नंबर जनरेट हो जाएगा, जो किसान बेसिकली पेंशन अकाउंट के नाम से होगा, वो आपको मिल जाएगा और आपकी पेंशन जो स्कीम है वो स्टार्ट हो जाएगी। अमित जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इतनी सारी वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं हैं, उनमें से कोई क्यों आखिर पीएम मानधन किसान योजना को ही चुने? स्पेसिफिकली किसान भाइयों के लिए है। अब आप वृद्धावस्था पेंशन की बात करेंगे तो वृद्धावस्था में जो कंट्रीब्यूशन है वो कम मिलता है, शायद 1000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिलता है। दूसरा ये है कि यहाँ पर आप खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे पेंशन चाहिए। हो सकता है जैसे मैं आज हूँ, मेरे घर में 4 लोग हैं, मैं 4 लोगों की, या हम 4 भाई हैं किसान, हम 4 भाई अपनी पेंशन के लिए एलिजिबल हैं और हम 55 रुपए या जो 200 रुपए पर मंथ है हम डिपॉजिट करते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि उस स्टेज पर 60 साल के बाद हमें कम से कम 3000 रुपए प्रति व्यक्ति, अगर 4 भाई हैं तो 12000 रुपए होते हैं, सबको मिलेगा। तो वो बेसिकली ज्यादा अमाउंट होगी और इसके जो फायदे हैं वो ज्यादा हैं। उसमें हमें स्पाउस को भी पेमेंट मिलता है, वृद्धावस्था में ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है किसान भाइयों के लिए कि वो इस स्कीम को अगर चुनते हैं। अमित जी, अभी आपने बोला कि अगर एक घर में 4 किसान लोग हैं, एक ही जमीन को बो रहे हैं, तो क्या वो अलग अलग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं? देखिए, वो फायदा उठा सकते हैं अगर किसान है, किसान की जो स्पाउस है, इस किसान को उसका स्पाउस एक ही काउंट होगा, लेकिन अगर वो दूसरे कोई भाई है तो वो उसको अलग सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इस रजिस्ट्रेशन में नहीं होगा, उसका सेपरेट ही रजिस्ट्रेशन होगा, उसका किसान पेंशन अकाउंट नंबर भी न्यू आएगा जी। और लैंड अगर भाइयों में बटी ना हो और एक ही लैंड पे वो किसानी कर रहे हैं 4 भाई, तब भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? देखिए, अगर 4 भाई एक ही किसानी एक ही भूमि पर करते हैं तो उनकी खतौनी अलग अलग होनी चाहिए, उसमें सेग्रीगेट होना चाहिए किस भाई का कितना है। क्योंकि अगर वो सपोज करिए एक ही भाई के नाम है और वो 2 हेक्टेयर से ज्यादा है तो एलिजिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं होगा, उसको सेग्रीगेट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर सेग्रीगेशन बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन होगी तो इस योजना के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो काफी अच्छी योजना है जिसका फायदा हमारे जो छोटे किसान हैं वो उठा सकते हैं। और बेहद अच्छी जानकारी आज हमारे एक्सपर्ट अमित जी ने आप तक पहुंचाई है। तो अमित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे प्रोग्राम में आ रहे, इतनी अच्छी जानकारी हमारे व्यूअर्स को दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।